अस्सलाम वालेकुम। शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम मुकदमात की समाअत हुई और एक तो वो था जिसमें इंतखाबात जो मुल्क के अंदर हुए हैं उनके इंतखाबी नताइज को कलअदम करार देने के हवाले से और हुकूमत साजी को रोकने के हवाले से थी और ब्रिगेडियर अली की दरख्वास्त थी, लेकिन वो आज अदालत में नहीं पेश हुए। उसमें क्या हुआ, और दूसरा ये कि जो जज अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसका मुकदमा हो और वो इस्तीफ़ा दे जाए तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई रोक देनी चाहिए या रिटायर्ड हो जाए वो जब कार्रवाई हो रही हो? तो क्या इस दौरान में फिर ये सारी कार्रवाई और ये सारी एक्सरसाइज बेसूद होगी? तो इस पर जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसकी भी समाअत हुई और उसमें आज जो अदालती मावनीन थे उनमें फैसल सिद्दीकी, एडवोकेट मोइज़ जाफरी, अकरम शेख और ख्वाजा हारिस पेश हुए। पहले तीन ने तो अपने तकरीबन दलाइल मुकम्मल कर लिए, लेकिन अकरम शेख के दलाइल जो हैं भी जारी हैं और वो परसों तक के लिए इस समाअत मुलतवी कर दी गई है। ख्वाजा हारिस जो हैं उन्हें भी अपना जो है वो अदालत में आज पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनका कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील हैं, तो वो उनकी जो है ओपिनियन कलरेबल ना हो जाए, वो फिर बाद में कहा जाए कि जी कलरेबल ओपिनियन है उनकी। तो अदालत ने कहा नहीं नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मुखालिफ राय जो है वो उसको भी सुना जाए। तो आज की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स सामने आए, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल साहब। नासिर साहब, पहले तो ये बताएं कि आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच था और 3 रुकनी बेंच था कोर्ट रूम नंबर 1 में, वहाँ पे वो आपके ब्रिगेडियर अली साहब आज क्यों नहीं पेश हुए? अदालत काफ़ी सुना बरहम नज़र आई उस पर। देखिए ना, अली साहब ने पटिशन फाइल की और वो पटिशन तकरीबन हर जगह चल गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चली, हम प्रिंट मीडिया में भी छप गई। हाँ। उसके बाद लगता है उनका पर्पस सर्व हो गया, या शायद जो भी था उन्होंने पॉपुलैरिटी हो गई, हाँ, बाबा हो गई, नाम चल कुछ गया। और भी हो सकता है कि उसके बाद फिर वो निकल गए। अच्छा। तो उसके बाद सुनने में यह है कि उन्होंने केस विड्रॉ करने की भी कोशिश की थी, मतलब उन्होंने वो दरख्वास्त वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने कहा हम केस सुनेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने आज बेसिकली तो यही कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, आपने अब्यूज़ किया है सिस्टम को, यानी कि पिटिशन फाइल की और उसके बाद आप आ भी नहीं रहे, और ये मैटर भी सीरियस है। आपको पता है ये कितने हालात इसकी वजह से ख़राब हैं, लोग जो हैं उनके टेम्पर्स हाई हैं, और एक पार्टी कह रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, हमें कम सीटें मिली हैं, दूसरी पार्टी हर पार्टी कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, हर पार्टी की धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस माहौल में ये पिटिशन फाइल करना ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो साहब जो है वो आज आए नहीं। अच्छा, ये क्या होता है नासिर साहब? हमेशा ऐसा सही होता है जब वो, आपको पता है कि एक पुराना जो लार्जर बेंच था जिसमें बहुत सारे हुए थे, वो 14 मई को इंतखाबात कराने का जो हुक्म दिया था, उमर अता बंदयाल साहब वाला बेंच था, फिर उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर एक सरदार काशिफ साहब की जो है वो दरख्वास्त आ गई थी कि जी सबको बिठाएं और सब कुछ हो, ये हो, फलाना हो, ढमकाना, वो भी। और वो दरख्वास्त आई थी जब DGISI और सम हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो मिले थे चीफ जस्टिस को। तो ये अब ब्रिगेडियर अली साहब की दरख्वास्त आ गई। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप, अगर मैं पहले वाले केस के प्रिटेक्स्ट में बात करूं तो कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मामलात में दखल अंदाजी करे, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको देखा हुआ क्या था आखिर में, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठा दिया था, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलमोस्ट रीच, मतलब वो एक कंक्लूजन की तरफ आ रहे थे, एंड में खान साहब की तरफ से ऑर्डर आ गया कि हम नहीं मानते, तो वो सारा का सारा स्कटल हो गया। तो उसमें एट द एंड सुप्रीम कोर्ट, मैं यही कह रहा हूँ ना कि किस तरह से जो है वो इस तरह से होता रहा है ना हमारे यहाँ। देखें, हमारे यहाँ शुरू से ही होता है। मैं तो कहता हूँ इस तरह की जो पिटिशन आए ना, उसको इतनी हैवी कॉस्ट डलनी चाहिए, मतलब ये चंद हज़ार की कॉस्ट इज़ नथिंग, 5,000 डाल दिया, 1 लाख डाल दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतनी हैवी कॉस्ट होनी चाहिए कि अगला बंदा 100 दफ़ा सोचे कि यार अगर पिटिशन इस तरह डिसमिस हुई तो फिर मुझे बहुत हैवी मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। तो ये वैसे भी नासिर साहब, मुझे एक बात बताए, मेरे जहन में एक सवाल है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इन्होंने आए हैं और बस एक दरख्वास्त डाल दी है कि हुकूमत साजी भी रोक दें और इंतखाबात की इंक्वायरी करें, ये करें।
आइन में तो एक तरीक़ाकार नहीं है कि जब इलेक्शन हो जाए तो आइन का आर्टिकल 225 जो है वो एक्टिव हो जाता है कि भी अपने अब उसमें ट्रिब्यूनल्स भी बनेंगे जो इंतखाबी उज़रदारी हैं वो उसके तहत उनके फ़ैसले होते हुए या फिर आला अदालत तक आएंगे। कयूम साहब तो वो कैसे ये मेंटेनेबल कैसे हो सकती है दरख्वास्त? देखें, हो ही नहीं सकती। उसमें डिमांड क्या है? वो ये कह रहे हैं आप इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। सुप्रीम कोर्ट कैसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे? फिर उसमें ये है कि फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर दें। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट कैसे ऑर्डर दे? नंबर तीसरा उसमें एक और है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है नेगोशिएशंस का, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज बैठ रही हैं, जो एक नॉर्मल कोर्स है, ये हर दफ़ा होता है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मिलती है, मुशावरत होती है, उसमें ये डिसाइड होता है कि यार कुछ आप करोगे, मतलब आप ये कंसीड करो, ये आपको मिलेगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती ठीक है हम इससे पीछे हटते हैं, आपको हम ये फैसिलिटी देंगे। ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये प्रोसेस भी रोक दो, ये भी डिमांड है उस पिटीशन में। तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट अब हर चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो? और तो फिर ये अब मतलब ये है कि क्लास हो सकती थी बहुत खौफनाक किस्म की, तो उन्हें कहा दौड़ ही जाओ। यही बज़ाहिर तो यही लग रहा है। और दूसरे कयूम साहब, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आइन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन होता वो नहीं है ना। परसेप्शन डेवलप होता है थ्रू ट्रोलिंग होती है और सोशल मीडिया में अजीब अजीब किस्म की कहानियाँ चलती हैं। वैसे वैसे आपके मीडिया को भी क्या मसला आया हुआ है? देखें, एक तो उनको इंतखाबी नताइज यूँ करके चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं बस फ़ौरन हुकूमत बना दो, फ़ौरन हुकूमत नहीं बन रही, हुकूमत नहीं बन रही। ओ भाई मेरे अल्लाह के वलियो, 14 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने हैं रिटर्न कैंडिडेट्स। यार देखें, उसके बाद सदर ने 21 दिन के अंदर पहला इजलास बुलाना है। वो तब बुलाएगा जब इलेक्शन कमीशन जो है रिटर्न कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन कर देंगे, तो फिर उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा और वो सारा कुछ है। ये 21 दिन का प्रोसेस है। आपको मुझे हम मीडिया को क्या एक इतनी जोर से आई हुई है कि फौरन हुकूमत बनाए? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, अनफॉर्चुनेट है ना हमारे यहाँ जो एंकर कंट्रोवर्शियल बात ना करे या कोई मीडिया पर्सन कंट्रोवर्शियल बात ना करे, वो समझता है कि मैं मतलब मुझे क्या फ़ायदा मेरा, तो और लोग भी उसी को फॉलो करते हैं। एक बंदा अकल की एक बंदा अकल की बात करेगा ना, उसको कोई सुनेगा ही नहीं। अगला बंदा वो कंट्रोवर्शियल बात या सेंसेशनलिज्म करेगा या खाम का लोगों को इन्वॉल्व करेगा, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करेगा, लोग कहेंगे यार बंदा ही है ये बात, ये ठीक है। ये भी क्या चक्कर है? इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए और फिर उसके फ़ौरन आधे घंटे के बाद शुएब शाहीन साहब जो है ना यहाँ पे दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं, कहते हैं चीफ जस्टिस इसके अंदर ना बैठे। यार ये हो क्या रहा है? देखें, ये मैडनेस क्यों है सारी की सारी? इंस्टीट्यूशन को खुद को काम करने देना। उन्होंने ये, उनको पता है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। और वैसे भी जज को आप नहीं कह सकते कि आप मत बैठें, वो जज की मर्ज़ी है। जज चाहे तो बैठे, जज चाहे, और ये डिसीजन है इस पर, ये कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, वो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अपने फ़राइज़ अदा करने का बिला खौफ व ख़तर, बिला रग़बत और रियायत हल्फ लिया हुआ है। और दूसरी बात है कि इसी तरह तो आप तो फिर हर केस में अगर आप समझते हैं कि फ़लाँ जज से आपको, मतलब आप समझते हैं कि ये फ़लाँ जज सख्त सवाल करें, आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे कि जी ये मेरा केस ना सुने। इस तरह नहीं होता। ये लिटिगेंट की चॉइस नहीं है कि वो किस बेंच में केस लगेगा, वो या ये फ़लाँ जज सुनेगा। ये चीफ जस्टिस साहब ने या अब कमेटी ने डिसाइड करना है कि कौन सा केस किस जज ने सुनना है, और आपने वो फेस करना है। नहीं, ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख के ही सियासत क्यों करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कयूम साहब, हमने ये प्रोग्राम जब शुरू किया था ना, एक इंटरेस्टिंग बात करना चाह रहा था। हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया था पहले फेसबुक में किया करते थे, AQS लाइव। हम हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, हम उस वक्त से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल केस में जब भी सुप्रीम कोर्ट आएगी तो डॉक पे खड़ी सुप्रीम कोर्ट होगी। नुकसान उसका होगा, पॉलिटिशियंस का नहीं होता। पॉलिटिकल कभी नुकसान नहीं होता। साहब, अगर ROs की नोटिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट आपकी चैलेंज कर दे इलेक्शन से चंद दिन पहले, उसके खिलाफ अपील है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? नहीं, वो तो एक प्रोसेस के जरिए आ रही है ना। लेकिन इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन और सदर ने देनी थी, वो नहीं दे रहे हैं, तो और यहाँ पे पिटीशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? मेरा कहने का मकसद है पॉलिटिकल मामलात में डायरेक्ट पिटीशन ना सुने, वो नीचे से जो चीज़ आ रही है वो एक अलग बात है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर बल्ले के निशान वाला था। इलेक्शन कमीशन 2021 से कह रहा है कि जनाब इंतखाबात करो, आप इंतखाबात करवाते नहीं हैं। आप फिर एक फोरम शॉपिंग करते हैं, वहाँ से एक फ़ैसला लेके आते हैं, और वो फैसला जो आया है नाज़िर साहब आपने सुन ही लिया था, उसको अब अपील सुप्रीम कोर्ट ना सुने। देखें कयूम साहब, मैं यही तो आपको समझाने की कह रहा हूँ कि उस केस
उस केस में इवन इफ वो केस ठीक है, उस पर रिएक्शन देखें ना आप, उसका क्या आया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो ये रिएक्शंस को देखते हुए फैसले करने हैं अदालत ने, आईन और कानून को देखते हुए जो फैसला बनता है जिसके हक में। इंस्टीट्यूशंस डैमेज होती है ना, लोगों का ट्रस्ट नहीं ख़राब होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो नासिर साहब वो तो मुझे बताएं 2013 के इंतखाबात मान लिए थे उन्होंने, 2018 के इंतखाबात मान लिए, प्रॉब्लम है ना 2024 के इंतखाबात। हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन नहीं माने जाते, यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो इलेक्शन सबको चाहिए, अपनी जमातों के अंदर इंतखाबात इलेक्शन सबको नहीं चाहिए, इलेक्शन मैंने जीतना है तो चाहिए, वरना नहीं चाहिए, ये मसला है। अच्छा ये बताएं ना आज क्या हुआ फिर अपना, क्या 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज फिर जो अमाइकस की राय पेश हुए उसमें ज़रा हमें उसका मुख्तसर सा हवाल तो बता दें कि फैसल सिद्दीकी जो है एडवोकेट, उनका क्या मौक़िफ़ था और उनका मौक़िफ़ मोइज़ जाफ़री साहब और अकरम शेख साहब के मौक़िफ़ से किस तरह मुख्तलिफ था? देखें, जो फैसल सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ है वो ये कह रहा है कि जो आइन नहीं कह रहा वो आप नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आइन सिर्फ डील करता है जज को जब वो सिटिंग हो, सर्विंग जज, जज जब सिटिंग हो, सर्विंग जज हो। जैसे ही वो रिज़ाइन करेगा तो आइन खामोश है, तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट को भिजवाती है वो क्या करती है कि ये जज मिसकंडक्ट का गिल्टी है तो इसको रिमूव किया जाए। तो जब जज ही नहीं है तो आप किसको रिमूव करेंगे? तो वो उनका ये कहने का मकसद है कि जब आइन खामोश है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिसडिक्शन खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो है वो कॉमन लॉ के तहत जो भी बाकी कवानीन है, नैब का है, FBR का है, FIA का है, उसके तहत आप कर। लेकिन इसमें फिर इसमें जस्टिस जमाल साहब का भी की ऑब्जर्वेशन है। हाँ। उन्होंने कहा कि एक जज है उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लग जाता है, क्योंकि एक कोई पार्टी है जो नहीं चाहती कि ये फैसला हो, ठीक है, लेकिन वो फैसला उनके हक़ में आना है, वो जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। अब वो जज साहब कहते हैं कि वो रिज़ाइन कर देते हैं, सपोज़, ठीक है जी, मतलब वो टची हैं, वो बहुत दिल गरीदा होते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं। और उसके बाद उनके ऊपर एलिगेशन की बिना पे कोई केस चल पड़ता है नैब का, कहते हैं मुझे तो 20 साल लग जाएंगे मैं अपना नाम साफ़ करते करते, तो मेरा तो रगड़ा लग जाएगा। तो मैं चाहूँगा, यानी एज ए जज मैं चाहूँगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरा डिसाइड करे मामला, और ताकि इवन इफ़ के मैं रिज़ाइन कर जाऊँ लेकिन मेरा मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल डिसाइड करे। अच्छा, फैसल सिद्दीकी, जस्टिस मंसूर अली शाह का वो जो नैब तरमीम में केस आया था, के केस में उनका फैसला आया था, माइनॉरिटी जजमेंट ये, क्योंकि 2 जज साहबान ने तो वो तमाम नैब तरमीम कलअदम कर दी, उस पर रिव्यू मेरा ख्याल में दाखिल हुआ है ना। अच्छा, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा था वो क्या कहा था जिसकी वजह से वो हवाला दे रहे थे? नहीं, वो यही कह रहे थे कि हर बंदा, हर जज भी आफ्टर रिटायरमेंट एक कॉमन सिटीज़न की तरह इक्वल है, और वो अगर उसने कोई करप्शन की हुई है तो उसके ऊपर नैब का केस चलेगा, और अगर उसने कोई ऐसा केस काम किया हुआ है जो किसी और फोरम में किसी भी हवाले से उस पर केस बनता है तो वो बनेगा, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जो लॉज है उसके तहत वो उसका ताबे होगा। वो एक आम आदमी यहाँ पे उसके बाद वो, क्योंकि वो आफ्टर रिटायरमेंट, और SJC स्पेशली सिर्फ सर्विंग जज के लिए है। लेकिन चीफ जस्टिस जमाल साहब कह रहे थे कि एज ए जज मुझे थोड़ी सी इम्यूनिटी हासिल है, इसलिए कि मैंने 2 पार्टीज के दरमियान फैसला करना है। तो अगर मेरे अगर मुझे तो फिर वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी कहाँ गई? तो क्योंकि अगर मुझे यही डर होगा कि जी वो नाराज़ हो जाएगा और फिर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देगा तो मैं डिसाइड नहीं कर सकूँगा, इसलिए मुझे इम्यूनिटी दी गई है कि मुझे हर किस्म के केसेस से बाहर रखा गया, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई मिसकंडक्ट करूँ और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको डिसाइड करे। लेकिन वो फैसल सिद्दीकी साहब का काम है कि वो की आर्गूमेंट्स हैं कि आपको इम्यूनिटी नहीं है, आपको प्रोटेक्शन है, वो आपको आइन ने प्रोटेक्शन दी हुई है, इम्यूनिटी आपके पास नहीं है, इम्यूनिटी किसी को भी नहीं है। इम्यूनिटी तो आप जब जैसे बिल्कुल जैसे सदर को है 240 के तहत के उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस जो है वो नहीं बन सकता, हो सकता, या जो वज़ीर आज़म को है या उसके टेन्योर के दौरान में है, उसके बाद नहीं है। तो मोइज़ जाफ़री क्यों इख्तलाफ कर रहे हैं फैसल सिद्दीकी? मोइज़ जाफ़री साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आर्टिकल 2095 है उसमें ये लिखा है कि जज रिमूव करेगा एक ऐसे जज को अगर वो इनकैपेसिटेट हो या फिर वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हो। तो वो कह रहे हैं ये जो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, इंक्वायर, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोविज़न है, यानी इसको आप इंडिपेंडेंट है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इवन इफ जज अगर रिज़ाइन कर जाए तो ये वाला प्रोविज़न ख़त्म नहीं होता, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चलाना है।
और ये एक फ़िल्टर है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको पहले ये इवन इफ वो रिज़ाइन कर चुका है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको केस को टेकअप करेगी और डिसाइड करेगी, और अगर होल्ड करती है कि नहीं ये मिसकंडक्ट इसने किया है, तो फिर दूसरे जो लॉज हैं जैसे नैब लॉज हो गए, एंटी करप्शन लॉज हो गए, वो फिर अप्लाई होंगे, वो सेकंड ईयर पे होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही डिसाइड करेगी। और अकरम शेख साहब का कहना भी यही था, ऑलमोस्ट पॉइंट यही है, वो ये कह रहे हैं, एक और मिसाल भी तो दी थी ना किसी जज की को, कहाँ पे, यूके का, वो कह रहे थे कि 200 साल बाद वहाँ के कोर्ट्स ने ये कहा कि फलां जज ने, उनका नाम मुझे नहीं याद, वो उन्होंने मिसकंडक्ट किया था, वो कहते हैं 200 साल बाद भी, जबकि वो रिटायर भी हो चुके थे, हो सकता है वो मतलब ज़ाहिर वो डेड भी होंगे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया। उनका ये कहना था कि लोगों का ट्रस्ट रखने के लिए और अब जुडिशरी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए, और ये ज़रूरी है कि आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि एहतसाब हो, हाँ एहतसाब हो, वरना जो है ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडर अटैक आएगी। नहीं तो आज तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है मजबूत होंगे तो फिर आप बाहर से होने वाली इन्वेशन और हमले जो है उनको रोक सकेंगे। हाँ, वो उस पर वही बहस होती है कि इस किस्म का इन्वेजन क्या है, मतलब हाँ। लेकिन बहरहाल अकरम शेख साहब बहरहाल लेकिन नासिर साहब एक सवाल तो ये भी है ना, अकरम शेख साहब का ये भी कहना था कि जनाब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर के हाथ में तो फिर इंक्वायरी ना रही, ये तो इंक्वायरी आपने दे दी उस जज के हाथ के अंदर कि वो जब चाहेगा। हाँ, ये अकरम शेख साहब का कहना है, वो उन्होंने कहा था तो वो तो जब चाहे फ्रस्ट्रेट कर दे उसको, हाँ कार्रवाई को फ्रस्ट्रेट कर दे और चला जाए। बिल्कुल, वो ये कह रहे थे कि अकरम शेख साहब कह रहे थे कि जज के हाथ में अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने केस चलाना है या नहीं चलाना है, और अगर चलाना है तो 5 जजेस यानी कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और फिर 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, यानी चीफ जस्टिस होते हैं जो सीनियर हो, वो डिसाइड करते हैं, वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं। जब उन्होंने माइंड अप्लाई किया है कि केस बनता है तो फिर वो जज उसको फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उसको कंक्लूड करनी चाहिए, हाँ वो रिज़ाइन कर जाए या वो रिटायर हो जाए। ये बिल्कुल तो ये है। और वैसे अब ये जो 3 तो आपको नज़र आया इस वक्त के ओपिनियंस आपके सामने आई हैं, बेंच में भी इख्तलाफ नज़र आ रहा है आपको कि 3 जज साहबान कुछ सोच रहे हैं और 2 जज साहबान शायद कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये टेंटेटिव है, अभी तो कहना मुश्किल है क्योंकि अभी आर्गूमेंट्स के दरमियान में, लेकिन जो जस्टिस इरफान सादात और जो जस्टिस अजहर साहब हैं वो तो मुझे नहीं लग रहे, हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत खान, हाँ सादत, वो फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गुमेंट से ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आते हैं, लेकिन जो बाकी 3 हैं अभी पता नहीं है कि वो क्या माइंड चेंज हो सकता है। बिल्कुल, तो मुझे तो ये डिवीज़न अभी नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है आगे जाके ना हो, और ये भी हो सकता है कि मज़ीद ये डिवाइड हो जाए, पलड़ा इधर हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो चलें नाज़िर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी ठंड बहुत है। ठंड क्या, जब हमने याद है वो जब हमने एक शुरू किया था उस वक्त भी जो है वो बड़ी ठंड थी, हमने यहाँ प्रोग्राम किया था और बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। और मुबारक हो आपको। हाँ, आपको मुबारक हो, 100 आपके सब्सक्राइबर हो गए माशाल्लाह। 100 नहीं, 100, 100,000, 100,000, 1 लाख, 1 लाख। हाँ, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया हमारे इन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने जो है पसंद किया और सब्सक्राइब किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।